हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी से संबंधित हम क्वेश्चनों को करेंगे और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चनों को लेंगे और जितना हो सकता है उतना डीप घुसने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला, अगर हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चनों में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो सही रूप से पूर्ण वर्ण विच्छेद वाला है। तो वर्ण विच्छेद आपको अगर करना है तो बहुत ज्यादा चीजों को हमने देखना है। तो यहाँ पर ये क्या लिख रखा है, सबसे पहला है करीपण। तो करीपण अगर हम देखते हैं तो ये कुछ नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगर इसके नीचे, तो क प्लस र प्लस प आण, कृपाण जैसा अगर ये बनने की कोशिश करता है तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि क में आपका एक हलंत आपका होना जरूरी है। थर्ड है क, देखिए यहाँ पर फिर इसमें वो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन देखिए, आपको देख रहा होगा क के नीचे हलंत है प्लस री प्लस प के नीचे हलंत है प्लस अ। यहाँ पर आप देखेंगे ये प और अ को, ये पूरा का पूरा प बनेगा। क्र, ये क के नीचे आधा र बनेगा और ण के बाद जो आपका अ है ये उसे पूरा करेगा। तो क्या होगा, जो सही शब्द है वो आपका क्या है, कृपण है। और जो उसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो कृपण शब्द का वर्ण विच्छेद आपका ये होगा, ठीक है। इसके अनुसार आपका जो भी वर्ण विच्छेद है ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्टेबल के पेपर में ये आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। अब आपको क्या है, ओष्ठ स्वर कौन सा होता है आपको ये पता होना चाहिए। आप अगर हिंदी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ओष्ठ में क्या है कि ओष्ठ है और दीर्घ है, तो आपको इन दोनों को देखना है। ओष्ठ का मतलब होठों से बोलने आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर होने का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, सभी छोटों को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा अ, छोटा उ, छोटा ई, ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और री भी आपका एक तरीके से ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उ, ये क्या है, छोटा उ। तो छोटा उ क्या है, ओष्ठ तो है, ओष्ठ होने में कोई दिक्कत नहीं है, ओष्ठ है, लेकिन आपका क्या है, ह्रस्व स्वर है। और पूछा क्या है, दीर्घ स्वर क्या होता है, ठीक है। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, जितने बड़े होते हैं। छोटी ई, छोटी ई आपकी तालव्य है, ठीक है, तालु से बोली जाती है, ठीक है, लेकिन ये आपका ह्रस्व स्वर है, दीर्घ नहीं है। री, रीर्घ आपका क्या है, मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या है, आपके जीभ और आपके मुंह के ऊपरी हिस्से, ऊपर वाले हिस्से में जो आता है वो आपका मूर्धन्य है। तो बड़ा आपका क्या है, आंसर क्या बचा, ऊ। बड़ा ऊ आपका क्या है, ओष्ठ भी है और दीर्घ भी है। तो याद रखिएगा, जितने भी छोटे होंगे, यहाँ पर आपको देख रखा है, ठीक है, ये छोटा ऊ ओष्ठ ह्रस्व स्वर है, बड़ा ई ये ई आपका तालव्य है और री आपका मूर्धन्य है। अगर बड़ी ई की बात करेंगे तो बड़ी ई क्या है, तालव्य, दीर्घ स्वर आपका ये कहलाएगी, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना है। अगला है, ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अब आपको अल्प प्राण भी पता होना चाहिए, घोष और अघोष, सघोष और अघोषों का भी आपका पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एक सीरीज मिलती है, ठीक है। तो क्या पूछ रखा है, ओष्ठ प्लस अल्प प्राण और घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहले आपका है भौ। भौ क्या है, भौ, भौ सबसे पहले तो आपका ओष्ठ मान लेते हैं, एक बार से बिल्कुल सही है, लेकिन भौ में आपका क्या है, महाप्राण आता है, ठीक है। और घोष वर्ण है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका अल्प प्राण नहीं है, महाप्राण है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर बी, बौ। बौ क्या है, ओष्ठ है, बॉस ओष्ठ से बोला जाएगा। अल्प प्राण, बिल्कुल अल्प प्राण है। घोष वर्ण भी है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौ हो जाएगा। थर्ड है आपका पौ। अगर हम पौ को देखते हैं तो ओष्ठ है, अल्प प्राण है, लेकिन अघोष है, ठीक है। घोष और अघोष के संबंधित मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि घोष स्वर कौन से होते हैं और अघोष स्वर कौन से होते हैं, तो हम वहां पर उसको देख सकते हैं। और उसके बाद आपका फ है, तो फ क्या है, आपका ओष्ठ तो है ही है, लेकिन आपका क्या है, ये महाप्राण है और अघोष है,
ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, बौ बनेगा। जो बौ आपका क्या है, ओष्ठ, अल्प प्राण और घोष है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष, ये आपको याद रखना है। अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। अगर हम देखते हैं तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा और फिर अल्प। ठीक है, तो ऐसे करके याद आते हैं। ये अगर हम क वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क वर्ग आ जाएगा, फिर आपका दूसरा वर्ग आ जाएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो वहां पर इन चीजों को अच्छे से समझाया जाएगा। मैं इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। अगला है, कौन सा वर्ण तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य क्या है, जो तालु से बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है शौ। ठीक है, ये शौ आपका तालव्य वर्ण होता है। ठीक है, तालु से बोला जाता है। फिर आता है ngौ, ये भी आपका तालव्य। ठीक है, अगला है चौ। ये देखिए सबके नीचे आपका क्या है, हलंत है। ठीक है, ये भी है। और लास्ट आता है आपका सौ। सौ, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखा है, सौ तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत ई, देखिए बहुत विस्तार से आपको इसको बता रखा है। बोला तालव्य वर्ण के अंतर्गत छोटा ई, बड़ी ई, चौ, छ, जौ, झौ, नौ, शौ, शौ वर्ण आते हैं। बल्कि सौ एक आपका क्या है, दंत वर्ण है। तो तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है, सौ, जो इसका लास्ट ऑप्शन है। ये एएसआई के पेपर में आया है यूपी के, तो आपको लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, आप आज के बाद तालव्य में ध्यान देंगे तो सौ, ये वाला वर्ण यहाँ पर दे रखा है चौ, ये वाला वर्ण यहाँ दे रखा है नौ, ये आपका ये यहाँ दे रखा है। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, तालव्य वर्ण होते हैं। अगला है, चौ वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। चौ वर्ग अब क्या है, अब देखो फिर से अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला वर्ग होता है चौ, क वर्ग, फिर क ख ग घ फिर आता है चौ वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग के बाद क्या आता है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से याद रखना है। अब चौ में कौन से, चौ, छ, जौ, झ, ण। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें पूछा महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा और फिर अल्प। ठीक है, अब चौ वर्ग में जाते हैं। सबसे पहले अल्प में आ गए चौ, फिर आ गया छौ, छौ आपका क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा। फिर आ जाएगा जौ, जो आपका अल्प होगा, और झौ जो होगा आपका महा होगा। तो यहाँ आपको सामने दिख रहा है कि कितने हैं आपके, एक छौ है और एक झौ है, ये अल्प और महा में है। तो आपका क्या हो गया, चौ वर्ग के अंदर छ और झौ आपके महाप्राण में आते हैं, बाकी सारे के सारे आपके अल्प प्राण में आते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला है, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है। ठीक है, तो देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ब्राह्मी प्राकृत भाषा की लिपि है। शारदा, चित्रलिपि, खरोष्टी, ये भी लिपि प्राचीन भाषाओं से संबंधित लिपि है। तो ये भी आपकी क्या है, प्राचीन लिपियां हैं। ठीक है, तो ब्राह्मी का, देवनागरी का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। ठीक है, क्या है, अघोष। दो चीजें होती हैं, एक मैंने आपको बताया सघोष होता है, एक अघोष होता है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं तो आपका झौ, जो झौ है, ये झौ आपका क्या होता है, सघोष होता है, अघोष नहीं होता है, सघोष होता है। अगर उसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं, चौ, चौ क्या होता है आपका, अल्प प्राण होता है। ठीक है, अघोष होता है और क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं थर्ड नंबर पे आपका तौ पे। ठीक है, तो तौ को अगर हम बात करते हैं, तौ पे भी नहीं है। और लास्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, खौ। खौ पे आते हैं तो खौ आपका क्या होता है, अघोष और आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। तो खौ आपका क्या होता है, अघोष और महाप्राण होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर हम तौ पे भी आएंगे तो तौ आपका क्या होता है, अल्प प्राण होता है, महाप्राण नहीं होता। जो तौ होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। कैसे आपको याद रखना है, मैंने आपको अभी बताया था, अल्प, महा, अल्प, महा और अल्प। तो किसी भी वर्ण
के वर्ग क्या, जो पहला होता है वो आपका हमेशा अल्प प्राण होता है। अब त वर्ग में त जो होगा वो आपका अल्प होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, अघोष और महाप्राण पूछा है। ठीक है, तो अघोष और महाप्राण आपका ख होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ख। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 में अभी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा पुराना नहीं हुआ है। ठीक है, अगला है क वर्ग में घोष वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, क वर्ग में घोष वर्ण कितने होते हैं। अब घोष में दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका क्या, दो चीजें होती हैं, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। किसी भी वर्ग में स्टार्टिंग के जो दो होते हैं वो अघोष होते हैं, और घोष कितने होते हैं, जो लास्ट के तीन होते हैं वो आपके घोष होते हैं। आपको बस ये याद रखना है। अब क वर्ग में कितने होते हैं, तो क वर्ग में सीधा आपको पता चल गया, लास्ट के तीन मतलब स्टार्टिंग का क और ख, ये आपके क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे, बाकी के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। बाकी आपको नीचे दिख ही रहा है। तो क वर्ग में घोष वर्ण कितने होते हैं, तीन होते हैं। स्टार्टिंग के दो अघोष होते हैं, बाकी सारे सघोष होते हैं। ठीक है, क वर्ग में तीन गौ गण घोष वर्ण होते हैं। घोष वर्ण जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वतंत्रियों को कंपन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष वर्ण कहलाता है। ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो दो व्यंजनों से मिलकर आपका बना होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, तो अगर हम इसमें सीधे हम बात करते हैं गाँव, ये आपका नहीं है संयुक्त व्यंजन, इसमें एक स्वर एक व्यंजन, ये घ, इसमें भी एक स्वर एक व्यंजन, नौ नहीं है, तो ग्यो आपका एक संयुक्त व्यंजन है। कैसे, ये बहुत बार पेपर में आया है। संयुक्त व्यंजन चार है आपके हिंदी वर्णमाला में, अगर हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका अगर हम ग्यो को इसको करते हैं ग्यो, तो ग्यो किससे बनता है, एक जौ से बनता है, हलंत और प्लस ग्यो से, ये आपका इसमें होता है। ठीक है, तो जौ ग्यो आपका इनसे बनता है, तो ये आपका एक संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। इसके अलावा छ भी होता है। छ जो आपका बनता है वो क के नीचे हलंत प्लस श से, बहुत बार पेपरों में आया है। इसके अलावा हम देखते हैं त, जो त्र होता है वो आपका त प्लस र से मिलकर बना होता है, और आपका जो श्र होता है श्री वाला, वो आपका श प्लस र से मिलकर बनता है। तो हिंदी वर्णमाला में चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो से या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये आपके संयुक्त होते हैं। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो आपका क्या है, ड आपका अल्प प्राण हो गया। ठीक है, अल्प महा अल्प अगर आप करेंगे तो उसके हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यह है ड आपका होता है। मौ क्या होता है, मौ क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, मौ क्या होता है, ओष्ठ होता है और अल्प प्राण होता है। और चौ क्या होता है, तालव्य होता है। अब इसको भी आपने याद रखना है। कैसे याद रखना है, सबसे पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग आते हैं। तो आपको इसको याद क्या रखना है, क को के, च को टी, एम, त और दो, तो क्या होगा, केटीएम दो, क्या हो जाता है, केटीएम दो। तो क वाला आपका कंठ से बोला जाता है, ये क्यों से कंठ हो गया, चौ से, तौ से तालु हो गया, टौ से मूर्धन्य हो गया। तो आपसे पूछा है मूर्धन्य व्यंजन, तो ट वर्ग के अंदर जितने आएंगे वो मूर्धन्य होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ, ठीक है, यह आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको सीधे ये पता चल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आपका ड ये होगा। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, इसके बाद हम इसके आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक पहले वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ों को समझाया गया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।